खबर वही अंदाज में हमें अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। डील होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। रकम का तबादला मुआहदे का हिस्सा नहीं। हालात पुरअमन होते ही जौहरी मवाद भी खोद कर निकाल लेंगे। बिल्कुल, इससे मुताल्लिक आपको तफसीलन आगाह करेंगे चूँकि आज की टॉप स्टोरी यही है। बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद अकॉर्ड का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई शेख MOU का हिस्सा नहीं है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का ऐसा कहना है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप मुंजमद फंड्स जारी करने पर राजी हो गए हैं। इससे मुताल्लिक प्रोग्राम में आगे चल के जी बिल्कुल बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया है। इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। आए मिलकर बैठें, बात करें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल, ये तो बड़ा अहम स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और इस पर अपोजिशन का क्या रिएक्शन है इससे मुताल्लिक़ भी आपको बताएंगे। जबकि फीफा वर्ल्ड कप में बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। मराकेश और ब्राज़ील के दरमियान मुकाबला एक गोल से बराबर रहा। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा। ब्राज़ील उसको आसानी से शिकस्त दे देगा, लेकिन मराकेश ने भी ज़बरदस्त मुकाबला किया। जबकि स्विट्ज़रलैंड और कतर का मुकाबला भी बराबरी पर ख़त्म हुआ है, यानी कि बराबरी पर ही मुकाबले अभी हो रहे हैं। और आगे जाके आपको वुमेन्स T20 के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा आज बर्मिंघम में होगा। कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि कोशिश होगी पुरसुकून रहते हुए प्रेशर हैंडल करें। बिल्कुल, तो गुड लक टीम पाकिस्तान। आपको बेस्ट विशेज़ है हमारी तरफ से कि ज़बरदस्त खेलें, और बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई प्रेशर आपने नहीं लेना है, और इंडिया को धूल चटा दें और पाकिस्तान को कामयाबी मिले, इसके लिए हम दुआ भी करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अमन मुआहदे के बारे में। जनाब, सबको जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ पहुंची है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड पर आज दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक़ पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा, ये भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। इस बात का भी इशारा दिया है। तो अब देखना ये होगा कि जंग से पहले जो हालात थे उसमें किस कदर तब्दीली आती है। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात जैसे हमारे पहले थे उससे बेहतर होंगे, तो उसमें क्या बेहतरी आएगी। चूँकि मुआहदा तो हो जाएगा, लेकिन मुआहदे के बाद उस पर अमल दरामद कितना होगा, ये सबसे अहम सवाल है। इस मुआहदे में कोई रकम का तबादला नहीं होगा, कैथरीन, ये भी उन्होंने बता दिया। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि हालात पुरअमन होंगे तो हम जाकर जौहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे, जो पिछले साल बमबारी की वजह से पहाड़ी तोदे के नीचे दफन है। सदर ट्रंप ने मजीद इसी पर बात करते हुए कहा है कि ईरान और मशरिक वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम करने के मुंतज़िर हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब आएँ और हम ज़्यादातर तवील अरसे तक हम ईरान के साथ अच्छे मामलात के साथ आगे बढ़ें। तो उम्मीद जाहिर की गई है कि ये अमल तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, आसानी और हमवारी से मुकम्मल होगा। ऐसा ना हुआ तो हमारे पास मुतबादिल मौजूद है, ये भी सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है। जहाँ पर उन्होंने पहली एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास एक और तरीका है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है ईरान के साथ मुआहदा बराक ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो हमेशा से ही तनकीद करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जब बराक ओबामा ने डील की थी ईरान के साथ, तो उसको तो आते ही, जब डोनाल्ड ट्रंप का आपको याद होगा कैथरीन के जब पहला दौर उनका था, तो उसमें जो सबसे पहला काम उन्होंने किया था, बराक ओबामा ने जो मुआहदा किया था ईरान के साथ, उसको आते ही उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उन्होंने कहा था ये बिल्कुल गलत मुआहदा है। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा तनकीद भी की थी, और जब भी वो डील की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं बराक ओबामा के साथ जो डील करते हैं। हाँ, इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये भी एक चीज़ है कि वो ये भी कह रहे हैं कि ईरानी ना जौहरी हथियार चाहते हैं और ना ही हासिल कर सकेंगे। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि ईरान के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद का इसके ऊपर फतवा भी है कि वो जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहते, बल्कि जो तवानाई की ज़रूरियात हैं उसको वो हासिल करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है
वो इसी के ऊपर है कि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो तो जनाब जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में शामिल ही नहीं है, बल्कि वो तो तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से कल स्टेटमेंट भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि यकीन है कि ईरान और अमरीका तारीख़ी मुआहिदा देर पा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जिस तरह मैं सवाल उठा रहा था कि हमें ये देखना होगा कि ये मुआहिदा कितना देर पा हो सकता है, तो इसका जवाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने दे दिया। चूँकि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, जो बातें फील्ड मार्शल को पता हैं या जो बातें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को पता हैं, वो डेफिनेटली किसी आम सरबराह मुमलिकत को नहीं पता। चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके इन दोनों की कोशिशों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि यह मुआहिदा अब इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। एक्स पर पैगाम में तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होने की उन्होंने तस्दीक कर दी और लिखा है कि डील के करीब जितना हम अब हैं इससे पहले कभी नहीं थे। पाकिस्तान अमन मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। अच्छा, दोनों जो वफूद हैं वो मिलेंगे नहीं, डेफिनेटली ईरानी भी नहीं चाहेंगे कि वो ज़ाहिर है जब कैथरीन ऐसा होता है ना कि कहीं मुज़ाकरात होते हैं, फिर मुआहिदा होने जा रहा होता है, हैंड शेक होता है, फिर उसमें तस्वीर बनती हैं, तो ये दोनों के लिए मुमकिन नहीं होगा। ईरानियों के लिए भी मुमकिन नहीं होगा कि जिनके सुप्रीम लीडर को उन्होंने शहीद कर दिया कि वो अमेरिकन से हाथ मिलाएं। तो इसका आसान सा हल ये निकाला है कि ई साइनिंग होगी इस मुआहिदे। मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो दिखाई देने लग गई है अब। और मुआहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे, जो कि अभी हम बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दौरान ताउन पर अमेरिका, ईरान और बरादर ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया है। अमेरिकी सदर ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान की तायद की है। उन्होंने बाकायदा तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। तो ये बहुत अहम बात जो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बताई कि बस अब चंद घंटों की दूरी पर है ये मुआहिदा, और ये न सिर्फ ईरान और अमेरिका इनके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ही के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि पूरी दुनिया की मईशत ही इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। इस्लामाबाद एकॉर्ड का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है और इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई शिक MOU का हिस्सा नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने यह वजाहत भी कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुंजमद फ़ंड्स जारी करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, लेकिन वो अवामी सतह पर ऐलान करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ईरान के जो फ़ंड्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं जो फ्रीज़ कर दिए हैं, अगर तो वो ईरान को दोबारा से मिल जाते हैं, जो मुंजमद फ़ंड्स को खोल दिया जाता है, तो ये भी ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अब ये कह रहे हैं मोहसिन रज़ाई साहब कि भाई बक़ाई साहब ये कह रहे हैं कि उसको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। तो ये कह रहे इस पे डील हो चुकी है, डील हो चुकी है। ये ज़्यादा ज़रूरी ये है ना कि डील हो जाए, उनके भी मुतालबात माने जाए ईरान के। और आपने अक्सर देखा है कि ईरान ने हमेशा अपना स्टांस रखा है और वो सामने भी आया है। खैर, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इब्तिदाई मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद 60 दिन के अंदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शराइत को हतमी शक्ल दी जाएगी। अच्छा। और मजीद उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। देखिए, सबसे अहम बात ये ना कैथरीन, जो अभी हम बात कर रहे थे कि चले अभी तो MOU पर दस्तखत हो जाएंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है कि जी दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आगे के मराहिल हैं, आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल क्या होगा, ब्लॉकेट का मुस्तक़बिल क्या होगा, इसके साथ साथ जो जौहरी प्रोग्राम है उसका मुस्तक़बिल क्या होगा, तो ये बड़ा अहम होगा जब मुज़ाकरात होंगे। और खुदा न खास्ता उसमें स्पॉइलर का किरदार अदा ना करे इसराइल, ये बड़ी अहमियत का हामिल होगी चीज़, इसको अब हमें देखना होगा। इसके साथ साथ कतर और कुवैत का ईरान मुआहिदे में पेशरफ्त का खैर मकदम भी सामने आया। ज़ाहिर है खलीजी ममालिक हैं, कतर और कुवैती वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। अमरीका ईरान मुआहिदे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ है और दोनों ममालिक का तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर भी दिया गया है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जल्द मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। कतर की जानिब से भी इस अज़्म का इजहार किया गया है, ये बताया गया है। तो आप ये समझ लें कैथरीन के ख़ित्ते के जो ममालिक हैं वो इस पर खुशी का ही इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर है डेफिनेटली ये जंग दो मुमयान नहीं है, बल्कि ईरान के हवाले से अगर हम ये देखें कि ईरान पर जब से अटैक किया है अमेरिका ने, तो ये पूरा खित्ता ही जंग की लपेट में। बिल्कुल, तो वो तमाम लोग जिन्होंने जो अमन के हामी हैं, स्पेशली उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है और वो उनकी काविशें जो हैं वो अभी भी जारी है। खैर, और बहुत कुछ
खबर वही अंदाज नया में नए अंदाज के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जल्दी से फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कप में एक और मैच ड्रॉ हो गया जनाब। मराकश और ब्राज़ील के दरमियान मुकाबला भी एक एक गोल से बराबर रहा है। मराकश के साइबरी ने 21वें मिनट में गोल करके बरतरी दिला दी अपनी टीम को और 32वें मिनट में विनीशियस जूनियर ने मैच बराबर कर दिया। दोनों टीमें दूसरे हाफ में गोल करने में नाकाम रही। फुटबॉल के जो माए बाप है ना वो ब्राजील है। पाकिस्तान से बाकी दीगर ममालिक जितने ना सारे ब्राजील को लाइक करते हैं। नेमार एक ही हमारा प्लेयर नेमार। अब बात करते हैं मिनी ब्राजील यानी के लेयारी की, जहां फीफा वर्ल्ड कप का बुखार 104 तक जा पहुंचा है जनाब। फुटबॉल शायकीन ने ब्राजील और मराकश का मैच बड़ी स्क्रीन पर देखा और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। ज़ीशान मुगल ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए उनकी रिपोर्ट में आपको मिनी ब्राज़ील दिखाते हैं कि कैसा रहा जब मैच हुआ मराकश और ब्राज़ील के दरमियान। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील और मराकश का सनसनीखेज मुकाबला कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल का जुनून जोबन पर रहा। लियारी स्टेडियम में खुसूसी तौर पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई, जहां शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा। बच्चे बड़े हर उम्र के अफराद अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों की जर्सी पहनकर स्टेडियम पहुंचे और अपनी टीम की भरपूर हिमायत करते नजर आए। मैं तो यही उम्मीद थी कि ब्राज़ील जीत जाएगी, वो भी 2-0 3-0 से। तो मोरक्को को देख के हम सरप्राइज हो गए कि मोरक्को इतना अच्छा खेली। ब्राज़ील का फैन हूँ तो मैं चाहूँगा कि ब्राज़ील इस वर्ल्ड कप के लिए नेमार जब होगा तो इंशाल्लाह हमारा टीम आगे जाएगा। मैच से कबल और वक्फे के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। मुंतज़िमीन के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तमाम मैचेस इसी तरह बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। और स्टार्स भी बन रहे हैं इस वर्ल्ड कप से। यही वजह है कि कतर के बौलम खोकी का इंजरी टाइम में गोल फीफा वर्ल्ड कप में अपनी टीम को उन्होंने शिकस्त से बचा लिया है, जबकि स्विट्ज़रलैंड और कतर का मुकाबला एक एक गोल से बराबर रहा है। स्विस टीम की जानिब से एम्बोलो ने 17वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। खेल की दीगर खबरों में अब बात कर लेते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। बर्मिंघम में कौमी टीम ने तवील ट्रेनिंग सेशन किया। कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि तैयारी अच्छी है और तमाम खिलाड़ी रिदम में हैं। कोशिश होगी कि टूर्नामेंट का अच्छा आगाज करें। तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है जनाब, जहां वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 163 रन का हदफ एक दिन कबल ही उन्होंने हासिल कर लिया है। वेस्ट इंडीज़ की कैम्बल ने 90 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग इनिंग खेली। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 6 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए थे और इससे कबल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया। 172 रन के जवाब में अफ्रीकी टीम 107 रन पर ही ढेर हो गई। तो जनाब खबर वही अंदाज नया में हम बात करेंगे सेहतमंद जिंदगी से मुतालिक, ज़हनी सुकून से मुतालिक और जिस्मानी तंदुरुस्ती के फ़रोग के लिए लाहौर में भी इंटरनेशनल योगा डे के लिए योगा सेशंस का इनेकाद किया गया है। समा के नुमाइंदा अंस जफर इस वक्त मारूफ योगा इंस्ट्रक्टर्स के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल अगर हम योगा की बात करें तो योगा जो है एक सेहतमंद जिंदगी के लिए ज़ादी साहब बहुत ज़रूरी है। देखिए ना आप, कितना अच्छा लग रहा है ये जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सुबह का वक्त है और सुबह को आप ये देखें ना कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं, पार्कों में मौजूद हैं। अच्छा, उम्र की भी कोई कैद नहीं है और देखिए ना ख़वातीन भी आई हैं और ये सिर्फ किस लिए आ रहे हैं कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मनाज़र देखते हुए। ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं और इनमें जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट करना है। और योगा से बेहतर कैथरीन क्या चीज़ हो सकती है? मेरा ख्याल है आप भी योगा करती रही हैं। मैं भी योगा करती थी और इनको देखकर एक टाइम पे मैं वो योगा करती थी और अब मैंने छोड़ दिया, जो कि बहुत गलत बात है। और इनको देख के मैं इतनी मोटिवेट हो रही हूँ कि मुझे रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। अभी देखें ना, जैसे आपने कहा कि जो बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी योगा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप की तंदुरुस्ती के लिए जी हाँ बहुत ज़रूरी है और इसमें एज लिमिट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अंस जफ़र इस वक्त मारूफ योगा इंस्ट्रक्टर के साथ ही मौजूद हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। जी अंस, बताइए कैसे होता है योगा, इंस्ट्रक्टर क्या बता रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त LDA एवेन्यू 1 के सेंट्रल पार्क में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर बड़ी तादाद में मर्द हजरात और ख़वातीन योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस योगा सेशन का इनेकाद द वंडरफुल योगा क्लब की जानिब से करवाया गया है। द वंडरफुल योगा क्लब के अलावा यहाँ पर दीगर योगा क्लब से भी मेम्बरान आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं योगा के। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आजकल जिस तरह एक तनाव का दौर चल रहा है, बेचैनी बढ़ चुकी है, इसराबी बढ़ चुकी है और दिल के अमराज हैं, शुगर के अमराज हैं, उसको योगा से किस तरह हल किया जा सकता है। जमालुद्दीन अफगानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा सर, कौन कौन से जो इस तरह की बीमारियां उनको किस तरह योगा से दूर किया जा सकता है? योगा जो है एक लाइफस्टाइल का नाम है। ये TWC पाकिस्तान के तहत हम वर्ल्ड योगा डे मना रहे हैं आज। तो इसमें लाइफस्टाइल में 24 घंटे शामिल होते हैं। हम यहाँ 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं कराते, हम लोगों को आमादा करते हैं कि वो अपने 23 घंटे में जो अपनी आदत हैं उनको बदलें और अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, वो सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए इस 1 घंटे के अंदर हम लोगों को गाइड करते हैं कि उन्होंने बाकी 23 घंटे कैसे गुजारने हैं। जितनी आज आपने बीमारियां बताई हैं वो सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं और इस लाइफस्टाइल की बीमारियों की वजह से आज लोग परेशान हैं, उनके घरों में बीमारियों ने डेरे डाल दिए हैं। जब तक हम लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज के साथ उनको चेंज साथ लेके चलते चलते हम लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और हम सेहत और सलामती की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक खातून इंस्ट्रक्टर योगा की वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो थोड़ी सी लाइफ स्टोरीज के हवाले से बताएंगी। कुछ खवातीन ऐसी जो खिंचाव का दैनिक खिंचाव का शिकार हो, तनाव का शिकार हो, किस तरह सेट हुई हैं योगा में आने के बाद। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि कुछ आपके पास लाइफ स्टोरीज हैं खवातीन की जो योगा में आने के बाद फिट हो गई हो फिजिकली, मेंटली? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इन्हीं के लिए आते हैं पार्क्स में, लेडीज़ के लिए जो बिल्कुल घर में बीमारी की हालत में वक्त गुजार रही थी। मेरे पास काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो योगा करती रहीं और आने से उनकी काफ़ी सारी बीमारियां दूर हो गई। कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल जब वो आई हैं फर्स्ट डे तो हमने उनको कहा कि आप ज़मीन पे बैठें, तो उन्होंने कहा जी हम तो बैठ ही नहीं सकते। और अब वो माशाल्लाह ऐसे हैं कि पूरे पोस्चर वो बिल्कुल ठीक करती हैं और हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखती हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जो घर में पड़े रहते हैं, हर वक्त आप टेंशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नमाज पढ़े, अल्लाह ताला को याद करें, उसके बाद आप पार्क में तशरीफ़ लाएं और इसके बाद हमारे साथ एक्सरसाइज करें। इसमें हम ब्रीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ब्रीथिंग करवाते हैं, उसी से आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज सर से लेके पाँव के अंगूठों तक हर जॉइंट की एक्सरसाइज करवाई जाती है। जी बिल्कुल, आपने तमाम तरह की गुफ्तगू सुनी, खातून योगा इंस्ट्रक्टर की भी, उसके अलावा जो मर्द योगा इंस्ट्रक्टर थे उनकी भी। तमाम का यही कहना था कि योगा जो वो इंतहाई मुफीद है ज़हनी तनाव के लिए, खिंचाव के लिए। उसके अलावा दीगर जो अमराज हैं उनको योगा के ज़रिए ख़त्म किया। चंद मिनट का योगा करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। तो बहुत अच्छी बात की। अनज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे और उनका ये कहना है कि भाई 23 घंटे आपके पास अपने हैं तो 1 घंटे आप अपनी सेहत को दे सकते हैं। तो इसी पैगाम के साथ आप योगा करें ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। आज बहुत बड़ा दिन है, यानी कि सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा जो हल होने जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड पर आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर ने तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। इस मुआहदे में कोई रकम का तबादला नहीं होगा। बिल्कुल, हालात पुरअमन होंगे तो हम जाकर जौहरी मवाद भी खोद कर निकाल लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ वो तवील अरसे तक काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है ये अमल तेज़ी, आसानी और हमवारी से मुकम्मल होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़बरदार भी किया है कि अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे पास मुतबादिल भी मौजूद है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी धमकी भी वो दे गए हैं। उनका ये भी कहना था कि ईरान के साथ मुआहदा बराक ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स है। ईरानी ना जौहरी हथियार चाहते हैं और ना ही ये हासिल कर सकेंगे। तो बहुत ही अहम तरीन आज दिन है, दुनिया के अमन के लिए बहुत अहम तरीन दिन है, चूँकि हम ये कह सकते हैं कि बाकी इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट अबाउट इट, कि सदी का ये सबसे बड़ा मुआहदा होने जा रहा है। और पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत ही ज़्यादा मुस्बत देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सालिसी का किरदार अदा किया और दुनिया में अपना रोल भी मनवाया। सिफारती लिहाज से पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम इसमें फ़ील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर के किरदार की अगर बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा रोशन रहा है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो डिप्लोमेसी की है, मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी अगर हम देखें तो इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इसी अहम पेशरफ पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं जर्नलिस्ट असदुल्ला खालिद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है,
اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا دن ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کا کردار بھی اس میں اسد صاحب آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو بڑا شاندار کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، رہتی دنیا تک پاکستان کی مثالیں دی جائیں گی کہ امن کے لیے اس نے ایک زبردست کوششیں کی ہیں، اور پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ہی یہ سارا امن پروسیس ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کون کون سے اہم نکات شامل ہوں گے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایران تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی صدر نے فنڈز جاری کرنے پر اتفاق کر لیا، لیکن عوامی سطح پر وہ اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ جو منجمد فنڈز تھے ایران کے وہ بھی انفریز کر دیے جائیں گے اسد صاحب؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو فورموسٹ سب سے جو امپورٹنٹ چیز رہے گی وہ یہ رہے گی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل رہا ہے۔ اب ہارمز کھلتا ہے تو ایک خطہ جو ہے وہ سکھ کا سانس کچھ حد تک لے گا۔ اٹ وڈ بی اے سائے آف ریلیف ان اے وے کہ جو گلف کنٹریز جو ہیں جن کا آئل اس وقت ایکسپورٹ کرنے سے رکا ہوا ہے اور وہ آلٹرنیٹس دیکھ رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جو بھی وہ پائپ لائنز یوز کر رہے ہیں، تو سب سے بڑھ کے تو ایک یہ پہلا ریلیف یہ ملے گا، آئل پرائسز کا امپیکٹ گلوبل آئے گا۔ تو یہ ایک خطے کے لیے بھی اچھا پیغام ہے۔ چائنا کا میجر رول ہے بیک اینڈ پہ، اس میں پاکستان فرنٹ اینڈ پہ کھیلتا رہا، اور پاکستان نے جو بھی کیا اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، ٹو دا پوائنٹ کہ انڈین اگر اسکالرس کو بھی ہم دیکھتے ہیں جو کہ سنجیدہ لوگ ہیں، انڈین کمیونٹی بھی جو ہے وہ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے ان اے وے کہ بیکاز انڈیا بھی اس کا برن لے رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس پورے قضیے کے بعد آگے جو سمجھوتا ہو جاتا ہے تو سمجھوتے یہ پہلا سٹیپ ہوگا سمجھوتا ہونے کا، اور پہلے سمجھوتے کا پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ آبنائے ہارمز کھولا جائے۔ آبنائے ہارمز کھلتا ہے تو امریکہ میں بھی ریلیف ملے گا، کیونکہ امریکہ میں بھی اگر اب جو گیس پرائسز ہیں وہ پوری انفلیشن لے کے، اور جس طرح سے پاکستان میں تیل کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، اسی طرح جب تیل کی قیمت یہاں بڑھتی ہے تو وہ اسی طرح سے امپیکٹ کرتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم پچھلے مہینے کی انفلیشن کے نمبرز دیکھتے ہیں امریکہ میں تو وہ 4% سے اوپر تھے، جو کہ بعد جو ایک انفلیشن سپری آئی تھی پہلی دفعہ اس کے برابر گئے ہیں، اور ٹرمپ کی ڈیوریشن کے سب سے زیادہ نمبرز ہیں۔ تو ایک پینک اس سائڈ پہ بھی ہے، پریشر بھی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ اوور آل اسٹیٹمنٹس بھی دیکھیں تو ہمیں امریکہ کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں، صدر ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں، اور کل ہی میں CNN پہ ہی دیکھ رہا تھا، اور ویسے بھی امریکن میڈیا اس بات کو مینشن کرتا ہے کہ کوئی 40 بار تقریباً صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اب اس نہج پہ سچویشن پہنچ گئی ہے کہ لوگ اس پہ کتنا یقین کرتے ہیں، اس پہ کیا سرائیاں اور اس پہ کویسچنز اٹھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا ٹویٹ جو ہے اس کو بھی ری ٹویٹ کر رہے ہوں گے، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہے اس کو بھی وہ ری ٹویٹ، اور ہم ایرانین لیڈرز جو ہیں ان کی باتوں کو بھی وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں جسٹ ٹو انڈورس دیٹ ہول تھنگ۔ ایک چیز اگر ہم یاد رکھیں، کل صدر ٹرمپ کی 80ویں سالگرہ ہے، اور چاہ وہ یہ رہے ہیں کہ امریکہ میں کل اور پاکستان میں ڈیفینیٹلی آج 14 جون جو ہے، 14 جون تو صدر ٹرمپ کی سالگرہ ہے، جس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اسی دن یہ جو ہے بڑی ایک ڈیل اناؤنس ہو جائے۔ ایرانینز کی طرف سے آن کانٹریری اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایرانینز کی طرف سے عباس اگارچی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے، انہوں نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی، اور خاص طور پہ ان کی طرف سے ایک نوڈنگ بیہیویئر ہے کہ یس وی آر اباؤٹ ٹو سائن، لیکن ابھی تک وہ ٹائم نہیں دے رہے۔ اس میں ٹائم نہ دینے کی ملٹیپل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو کنفیوژن ہے اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہارڈ لائنرز جو ایران میں ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ عباس اگارچی کے لیے ان کی امپیچمنٹ کے مطالبے ہو رہے ہیں، مواخذے کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ یہاں تک وہاں پہ ہارڈ لائنرز جو ہیں منسٹری آف فارن افیئرس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ میری کچھ ایرانین دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ چیز جو ہے وہ ایک جو ہارڈ لائنر یونٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر آبنائے ہارمز بند کر دی ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو، جو ایرانین ہارڈ لائنرز کا خیال ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک مصیبت میں ڈالا ہے، اور ایک خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جب اکنامکلی ہر ایک پہ ایک پنچ آف سالٹ ایڈ ہو رہا ہے، اس اوور آل سچویشن میں سب سے زیادہ امریکہ پہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ امریکہ میں کیونکہ اس پوری اگر آپ سچویشن میں دیکھیں، آج تک ہم اسرائیل کو اس پوری ایپیسوڈ میں بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ نے مل کے حملہ کیا تھا ایران پہ، تو اسرائیل کی طرف سے جو نیتنیاہو کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اسرائیلی ہارڈ لائنرز کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، وہ ٹرمپ کے بھی اگینسٹ بول رہے ہیں، وہ ایران کے اگینسٹ بھی بول رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پوائنٹ پہ نہیں ہونا اسد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت ہمیں فیصل قاضی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ فیصل قاضی صاحب،
بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ مفاہمتی یادداشت میں ایک تو کون سے اہم نکات شامل ہیں، اور یہ جو نکات ہیں اس کی اگر ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو بتائیے گا کہ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی صدر فنڈز جاری کرنے پر راضی ہیں لیکن عوامی سطح پر اقرار نہیں کر رہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ شکریہ، صبح بخیر سما کے ناظرین کو. آپ نے درست فرمایا کہ ایران تو کل یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سنڈے کو کسی قسم کا کوئی معاہدہ سائن نہیں ہو پائے گا، لیکن اب وہ اقرار کرنے لگے ہیں. اور جہاں تک امریکی میڈیا کے حوالے سے اس بات کی اطلاع تھی کہ دبئی کی حکومت جو ہے یا قطر کی حکومت 10 ارب ڈالرز کے قریب ایران کو فنڈز جو ہے وہ ریلیز کریں گے، تو وہ بھی کچھ درست معلوم ہوتی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے، چونکہ صدر ٹرمپ ہمیشہ ایک ٹرافی لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ان کی امریکہ کی کوشش یہی ہے کہ کم از کم ڈیجیٹل حوالے سے دور ہی ہو، لیکن بھلے امریکہ اور ایران کے وفود ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھیں لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ سائن ہو جائے جس کو وہ ایگریمنٹ کہہ سکیں، اور آبنائے ہرمز کھل جائے اور وہ اپنی سالگرہ پر اپنے آپ کو خود تحفہ دینا چاہتے ہیں. جہاں تک ان کی شرائط کی بات ہے تو 14 کے قریب شرائط ہیں، جس میں سب سے مشکل مجھے وہ مرحلہ لگے گا جب لبنان میں حزب اللہ اور حماس کے حوالے سے اسرائیل کو کس طریقے سے پابند کیا جائے کہ وہ لبنان پہ حملہ نہ کرے، اور جو انیکس کیا ہوا ہے، جو زمین قبضے میں لے لی ہے، اس علاقے کو خالی کریں. تو یہ دیکھنا یہ ہے. میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ایک بہت اہم عہدیدار جو ہیں اس وقت جو ہے وہ اس معاہدے کے حوالے سے، اس کا ایک اوریجنل ڈاکومنٹ کے حوالے سے، کچھ بات چیت کرنے کے حوالے سے پاکستان سے اسپیشل پلین پہ روانہ ہو چکے ہیں. اب ان کی ڈیسٹینیشن جنوا ہے یا کوئی عرب ملک ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاہدہ جس کی 14 شقیں ہیں اور جس میں آبنائے ہرمز کے کھولنے کی حد تک ایک یقین دہانی ہے، اس کے بعد مزید گفتگو کے لیے 60 دنوں کا یا 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے، جس میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے اور نیوکلیئر حوالے سے معاہدے ہوں گے. جی ٹھیک ہے فیصل صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں ان 14 شقوں کے بارے میں، یا ان کو 14 نکات کہہ لیں، ان کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا کہ اس میں کیا کیا شامل ہے. اسد صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں، اور میرا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج تو ایم او یو کے اوپر دستخط ہو جاتے ہیں، یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہوگا اس کا. آگے چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جیسا کہ فیصل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 60 روز کا ٹائم دیا جائے گا، اور 60 روز میں یہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے، جس میں سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلاکٹ کا معاملہ، چلیں بلاکٹ تو ختم ہو جائے گا، لیکن آبنائے ہرمز کا مستقبل کیا ہوگا اس کو طے کرنا ہے ایک چیز. دوسرا جو ایرانی اثاثے ہیں، جو فنڈز ہیں اس کے جو منجمد ہوئے ہیں، کیا ان کو انفریز کیا جاتا ہے، یہ ایک چیز ہوگی. اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جوہری مواد کا مستقبل کیا ہوگا، افزودہ یورینیم کا مستقبل کیا ہوگا، چونکہ آج بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم ابتدائی طور پر ایم او یو کو دستخط کر لیں، پھر ہم اس جوہری مواد کو کھود کر نکال لیں گے. تو یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کے اوپر آگے چل کے مذاکرات میں گفتگو ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 3 پوائنٹس کے اوپر بھی دونوں فریقین متفق ہو جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتا ہے ان مذاکرات کے اندر؟ گو کہ ابھی تو ایم او یو سائن ہونے میں تو اسرائیل کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن آگے جا کے کہیں مذاکرات کے دوران اسرائیل کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ اسپوائلر کا کردار ادا کرے، ساری چیز کو اسپوائل کر دے. اسد صاحب جی میں یہیں سے سٹارٹ کروں گا. آپ نے جس طرح سے کہا کہ اسرائیل کے پاس اسپوائلر کا رول ہے، اور اسرائیل نے اسپوائلر کا رول پلے بھی کیا ہے، امریکہ میں بھی یہی خدشات ہیں، اور امریکہ میں بھی ایک اب اس سے پہلے اس طرح سے کھل کے اسرائیل پہ تنقید نہیں ہوتی تھی، نیتنیاہو پہ تنقید نہیں ہوتی تھی، اب کھل کے تنقید ہونا شروع ہوئی ہے. اور اس پورے اگر ہم دیکھتے ہیں اس پوری اسپری میں جو ایک بنی ہے، تو آپ کو کانگریس کے لوگ جو ہیں، کانگریس مین جو ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کی طرف سے بھی تنقید دیکھنے کو ملتی ہے اسرائیل پہ، اور خاص طور پہ اوپنلی ان کے ٹویٹس بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایکس پہ بھی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، اور اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اسپوائلر کا کردار اسرائیل ضرور ادا کر سکتا ہے، لیکن جس طرح سے ایک بات ہم یہاں پہ ہمیں ماننی پڑے گی کہ اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں تو چانسز ہوں گے کہ ایک فائنل معاہدہ شیپ اپ ہو سکے.
जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज का आपने पूछा कि उसके लिए एक फार्मूला, जो मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे डीसी में डिस्कस हो रहे हैं, उसमें एक फार्मूला ये भी है जो डिस्कस हो रहा है कि अगर तो उसी सिचुएशन में लेके जाना है जिस तरह से 28 फरवरी से पहले, अटैक से पहले की सिचुएशन थी कि आपने हॉर्मोज फ्री था, कोई भी ट्रैवल कर सकता था वहां से, कोई भी शिपमेंट जाती थी और सभी शिपमेंट्स वहां से गुजरती थी। एक फॉर्मूला ये है कि उस पर टोल लगा दिया जाए और टोल का जो भी मोडेलिटीज उसकी बनती हैं उसकी एक इंडिपेंडेंट कंपनी बने, जिस तरह कल भी हम इस डिस्कशन में बात कर रहे थे कि जिस तरह स्विस कैनाल का है या इससे पहले जो पनामा कैनाल है, मल्टीपल इस तरह की एग्जाम्पल्स हमारे पास दुनिया में है। उस फॉर्मूले पे एक जो मुआहदा है वो बन सके जिसका सर्टन शेयर जो है वो ईरान को भी जाए। लेकिन उसके पैरेलल एक और चीज जो डिस्कस हो रही है कि जितने एसेट्स हैं, फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, वो अनफ्रीज किए जाएं, जिसमें वो 300 अरब डॉलर के लगभग बात की जाती है। लेकिन उसका जो पहली एपिसोड होगी या जो पहली इंस्टॉलमेंट हम उसको कह लें, वो जिस तरह से अभी गाइस साहब ने भी जिक्र किया, 5 से 10 अरब डॉलर कतर की तरफ से रिलीज किए जाएंगे। और जहां पे जो हल्कों में बात हो रही है वो यही है कि उसको डॉक्यूमेंटेड नंबर नहीं, वो डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो अगर पैसे डिलीवर किए जाते हैं तो शायद वो कहीं एक्नॉलेज भी नहीं किए जाएंगे, लेकिन वो डिलीवर होंगे टू सी हाउ, टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भी अगर हम उसको लेके चलते हैं तो दैट वुड बी वन की थिंग। आपने जिस तरह से पूछा कि ये आगे हम जाके जौहरी जो तनाज़ा है या जो जौहरी असासे हैं जिस तरह से भी ईरान के हैं इस वक्त, खासतौर पे जो सदर ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि वो अमेरिका निकाल के लाएगा। अगर अमेरिका निकाल के लाता है तो अमेरिका के पास ये वाली शराइत जो हैं वो तय हो रही हैं। और हार्डलाइनर्स, जो मैं इससे पहले भी जिक्र कर रहा था कि जो हार्डलाइनर्स हैं ईरान के, उनका सबसे ज्यादा गुस्सा भी शायद इसी बात पे है। वो समझते हैं कि वो इस पोजीशन में हैं कि वो इस वक्त नेगोशिएट कर सकते हैं और इस पोजीशन में हैं कि उनका हाथ ऊपर है इस पूरी जंग में, तो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर जो जौहरी असासे उनके हैं ईरान के, अगर वो एसेट्स तबाह हो चुके हैं या तबाह नहीं भी हुए और जो थोड़ी बहुत एनरिचमेंट रहती है, तो रशिया का फॉर्मूला इससे पहले डिस्कस हो चुका, चाइना का फॉर्मूला इससे पहले डिस्कस हो चुका। और अगर 11th आवर पे कोई ऐसी डील भी होती है, क्योंकि अभी 60 दिन है, स्पॉइलर भी अपना रोल प्ले कर रहा होगा, इजराइल डेफिनेटली कोई ना कोई रोल इसके बाद प्ले करेगा और वो स्टंट हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम ये समझें कि इस एमओयू साइन होने के बाद कोई हल्की फुल्की झड़पें या हल्की फुल्की जब क्लिश नहीं चलती रहेगी, तो शायद वो खामख्याली होगी। वो होगा बैक एंड फोर्थ, कुछ ना कुछ होता रहेगा और ये सिलसिला कुछ दिन चलेगा अभी इसी तरह से। इससे पहले भी अगर हम पिछले 2 महीने की तकरीबन 60 दिन 70 दिन की जंगबंदी का भी देख लें, तो उसमें भी बैक एंड फोर्थ हल्की फुल्की स्कर्मिशेस हमने देखा चलती रही, जिसमें डिफरेंट अटैक्स डिफरेंट पार्टीज पे होते रहे। जिसमें अभी रिसेंट कुवैत वाला अटैक बहुत बड़ा था जो ईरान ने किया, उसके बाद दोबारा से इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। तो ये शायद अमेरिका तो इस पूरे एपिसोड में अटैक नहीं कर रहा होगा इसके बाद, लेकिन नेगोशिएशन आगे बढ़ती रहेगी। तो ये कैरेट एंड स्टिक वाला जो रूल है, शायद वही अमेरिका इस वक्त फॉलो करने के प्लान जो है वो नजर भी हमें यही आता है। जो स्टेप्स अब तक लिए जा रहे हैं कि सदर ट्रम्प एक ट्वीट में, अगर पूरे ट्वीट में आउट ऑफ 500 वर्ड्स जो अपने ट्रूथ सोशल पे या 300 वर्ड्स का जो मैसेज देते हैं, उसमें अगर 280 वर्ड्स वो ये कहते हैं कि सब ठीक है, तो आखिरी 20 वर्ड्स में वो ये जरूर मेंशन करते हैं कि अमेरिका एक माइट है और हम उसको किसी भी पॉइंट पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये उनका स्टाइल भी है असद साहब, ये कह सकते हैं कि उनका स्टाइल है। असदुल्ला खालिद साहब, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने सारे मामले का इहाता किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका असदुल्ला खालिद साहब, आप हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ फैसल काजी साहब भी मौजूद थे। फैसल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना ये है कि ये मुआहिदा जो सबके लिए सामने आ रहा है, और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसके बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी ट्विटर पर उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी की। तो अब देखना ये है कि कितना टाइम इसमें लगता है, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि बस अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया, हम एक मुआहिदे की तरफ जाएंगे, तो कितना देर पा होगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ये बहुत ज़रूरी है। खबर वही अंदाज में हमें एक बार फिर खुशामदीद, और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, बहुत अच्छी खबर कि लाहौर के 13 साल के शाह हुसैन पीरज़ादा दुनिया के कम उम्र तरीन IBM सर्टिफाइड क्वांटम डेवलपर बन गए हैं। जी हाँ, मुसलसल मेहनत, ऑनलाइन तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम ने इन्हें ये मुनफरिद कामयाबी दिलाई है। दानियाल उमर ने इन पर रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं।
शाह हुसैन पीरजादा की क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबे में नुमाया कामयाबी, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कम उम्री में IBM सर्टिफाइड क्वांटम डेवलपर का एजाज हासिल करना टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम संगे मील है। I stand before you today at just 13 years of age as the world's youngest IBM certified quantum computation using Qiskit version 2.x developer in the world. शाह हुसैन ने प्रोग्रामिंग से अपने सफर का आगाज किया, फिर पाइथन, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जदीद शोबों में महारत हासिल की। तमाम जरूरी इम्तिहानात कामयाबी से पास करके सर्टिफिकेशन हासिल की। Thanks to my parents' vision, I realized a classroom in America or Lahore, anywhere for that matter, is the same if you have the motivation to learn. I mastered the art of online learning, proving that distance is just an illusion when you're truly after knowledge. तालीमी और टेक्नोलॉजी माहिरीन का कहना है, शाह हुसैन पीरजादा की कामयाबी पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों का वाज़े सबूत है। मुनासिब मौके और जदीद तालीम फराहम की जाए तो पाकिस्तानी नौजवान आलमी सतह पर मजीद कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। और यकीन जानिए ऐसे टैलेंट से मिलकर और ऐसे बच्चों को देखकर, यंग पाकिस्तानियों को देखकर दिल बहुत खुश होता है। तो शाह हुसैन पीरजादा हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ मौजूद हैं। शाह हुसैन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी जानिब से और पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है। मैं ज़रा चाहूँगा आप बताएँ कि जब आपको मालूम हुआ कि आप कम उम्र तरीन IBM सर्टिफाइड क्वांटम डेवलपर बने हैं तो उस लम्हे पहला रद्द-ए-अमल क्या था आपका? सबसे पहले I thanked Allah subhanahu wa ta'ala. माशाअल्लाह. Then afterwards, after thanking subhanahu wa ta'ala, doing my namazes, I thought that finally I've proven a point. लोग कहते हैं कि जब मैं ये सर्टिफिकेशन से पहले, किसकी सर्टिफिकेशन से पहले लोग कहते थे कि आप उसके लिए बहुत छोटे हो, मैं अब ये नहीं कर सकते. But with my father backing me, I've proven a point that brilliance, ना success, कि कोई एज लिमिट नहीं होती. ब्रिलियंस नोज नो एज एंड सक्सेस नोज नो एज. सही, बिल्कुल. जैसे आपने कहा कि लोग कहते थे कि अभी आपकी उम्र छोटी है लेकिन आपके जज्बे बहुत बड़े थे. अगर हम ये पूछना चाहें आपसे, इस सफ़र में आपको सबसे बड़ी कुर्बानी या मुश्किल क्या रही, तो इस पर हमें कमेंट्स दीजिएगा. मेरे लिए तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं थी. बिकॉज एट एज 7 I started Python. Because when the pandemic hit and almost everyone retreated indoors, my world didn't close, it widened. At age 7 मैं Python करना शुरू हो गया. मैं सोच रहा था कि मेरा जो टैब है, मेरी जो रिमोट गाड़ी है, वो कैसे वर्क करती है. और एज 7 के बाद एज 10 पे मैं ML कर रहा था, डीप लर्निंग कर रहा था. और जब AI का बिग बूम आया था, मैं सोच रहा था कि फॉर नाउ इफ़ AI इज़ बिग थिंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग. AI के बाद बिग थिंग क्या है जो नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट करेगी, जो AI के बाद आएगी. और फिर मैं आया था क्वांटम फिज़िक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर. और फिर मैंने एज 11 क्वांटम फिज़िक्स की और क्वांटम कंप्यूटिंग सीखी. और आज मैंने किसकिट की सर्टिफिकेशन की, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट IBM सर्टिफाइड क्वांटम डेवलपर इन द वर्ल्ड. अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है. आप इस शोबे में आगे जाकर क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान को इस शोबे में आगे कहाँ देख रहे हैं? क्या फ़ायदे पाकिस्तान को इसके हो सकते हैं? When outside countries, for example जैसे अमेरिका है, UK और ये बिग कंट्रीज़ है, इनके अंदर जब AI पीक हुआ था, फिर क्यों पाकिस्तान के अंदर आया? हम क्यों नहीं अर्ली मूवर बने जैसे दूसरे आउटसाइड कंट्रीज़ बने थे, बिग कंट्रीज़ बने थे. जब वहाँ पीक हुआ था, फिर हमारे कंट्री के अंदर AI, कंप्यूटर साइंस क्यों आया? और अब क्वांटम कंप्यूटिंग एक न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग है और ये इन इट्स इन्फेंसी है. हम क्यों नहीं अर्ली मूवर बन सकते हैं? गवर्नमेंट एक लैब बना रही है क्वांटम कंप्यूटिंग की, हम उसको अभी से क्यों नहीं पब्लिसाइज कर रहे कि हमारे पहले से क्वांटम की डेवलपर्स आ जाए? क्या हम जब लैब बनाएंगे हम इंपोर्ट करेंगे डेवलपर्स? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी अर्ली मूवर बने इस टेक्नोलॉजी के अंदर. अच्छा, आज आपको पाकिस्तान के लाखों बच्चे देख रहे हैं, तो आप इन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बड़ा हो न छोटा हो, यंग और ओल्ड, ब्रिलियंस न सक्सेस की कोई एज नहीं होती. अब ये हमें नहीं कहना चाहिए कि कोई बहुत छोटा है ना कोई बहुत बड़ा है. ब्रिलियंस नोज नो एज. और जैसे फॉर नाउ द प्रेजेंट पाकिस्तान, वी हैव टू लर्न AI, कंप्यूटर साइंसेज फॉर एनी फील्ड to be the peak in that field because it's the talk around every corner of Pakistan. हमें
फ्यूचर के लिए भी गियर अप होना चाहिए, हम अर्ली मूवर बनने चाहिए क्वांटम साइंसेस के अंदर, हमें क्वांटम के अंदर भी एडवांसमेंट करनी चाहिए, हम प्रेजेंट में नहीं हमें फ्यूचर के अंदर भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। शाह हुसैन पीरज़ादा, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यूं ही पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते रहें। तो जनाब जल्दी से आपको बता देते हैं कि दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है शिंदूर में वाक़, जहाँ 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल ख़त्म हो गया है। गिलगित ने सख्त मुकाबले के बाद चित्राल को पूरे 15 साल बाद शिकस्त दी है कैथरीन। बिल्कुल, इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है आतिफ कयूम ने, वो देख लेते हैं। दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड में सजा पोलो का मेला। 3 रोजा फ्री स्टाइल पोलो के रंगारंग फेस्टिवल के फाइनल में गिलगित ए और चित्राल ए के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। पहले हाफ में चित्राल ए ने 5 जबकि गिलगित ने 4 गोल किए। दूसरे हाफ में बाजी पलट गई। गिलगित ने 6 गोल करके 15 साल बाद मुकाबला अपने नाम किया। सयाहों ने भी शानदार मुकाबले को खूब सराहा, खिलाड़ियों की भी खूब हौसला अफजाई की। यहाँ पर आके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये क्राउड देख के, और आज का मैच बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, बहुत अच्छे है इधर और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। 3 रोजा शिंदूर फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। आतिफ कयूम, समा, चित्राल। और इस शानदार रिपोर्ट के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी और कैथरीन भट्टी को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।